नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए के अंदर दिख रहे राहुल गांधी के खौफ की, आरजेडी चीफ लालू यादव के अपने बेटे के खिलाफ लिए सख्त एक्शन की। देखेंगे बीजेपी नेताओं के बयानों से क्यों बढ़ी पीएम मोदी की चिंता, पाकिस्तान की पोल खोलने कहां कहां पहुंचा भारत का डेलीगेशन। जानेंगे चुनाव आयोग ने किस राज्य में किया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, और बुलेटिन के आखिर में बात नीति आयोग के दावे पर उठे सवालों की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस का तंज, कहा दूसरों के मन की पीड़ा सुनने के बदले अपने ही मन का राग अलाप रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। नए सिरे से बन रही बसपा की टीम, आकाश आनंद ले रहे फैसले, पुराने मंडल प्रभारियों को हटाकर नए लोगों को दी जा रही जिम्मेदारी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध के बीच रेल मंत्रालय का जोनल अधिकारियों को निर्देश, यूपीएस के तहत विकल्पों के बारे में कर्मचारियों को दे विस्तृत जानकारी। देश भर में यूपीएससी प्रीलिम्स की हुई परीक्षा, 2 पालियों में हुआ एग्जाम, चुने गए परीक्षार्थी 22 अगस्त को होने वाले मेंस में होंगे शामिल। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में तमाम दावे किए गए, लेकिन बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर चिंता भी दिखी। ये चिंता इंडिया गठबंधन और खास तौर पर राहुल गांधी को लेकर दिखाई दी। तो क्यों राहुल गांधी को लेकर एनडीए के अंदर दिख रही है चिंता, देखिए रिपोर्ट। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई। 2047 के ख्वाब दिखाए गए, लेकिन इस ख्वाब के बीच एनडीए की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का खौफ भी दिखाई दिया। एनडीए की बैठक में जाति जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। केंद्रीय कैबिनेट पहले ही जाति जनगणना पर मोहर लगा चुकी है और इसे लेकर राहुल गांधी का दबाव मोदी सरकार पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी पहले ही ये ऐलान कर चुके थे कि वो इस सरकार से जाति जनगणना कराकर दिखाएंगे और सरकार राहुल के आगे झुक गई। अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि जाति जनगणना के बाद वो आरक्षण की सीमा को जो 50% है उसे भी तोड़ेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। और राहुल के इस ऐलान का असर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान में भी दिखाई दिया। नड्डा ने कहा कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित और दलित जो लोग छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। ये समाज की आवश्यकता है। जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसे देखते हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी जिस वंचित, पीड़ित, शोषित और दलित समाज की बात कर रहे हैं, अब वो बातें बीजेपी अध्यक्ष की जुबान पर भी आ गई हैं। जबकि 1 साल पहले बीजेपी का हर नेता जाति जनगणना को समाज तोड़ने की साजिश बता रहा था, लेकिन अब राहुल के दबाव में जाति जनगणना के फायदे बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या अब मोदी सरकार आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाने की तैयारी में है। वैसे सरकार चाहे जाति जनगणना कराए या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ा दे, इसका क्रेडिट उसे राहुल गांधी को ही देना होगा। साफ है, बीजेपी नेता कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये बात पूरा देश जानता है कि जाति जनगणना का फैसला राहुल गांधी के दबाव में लिया गया है। बीजेपी ने ये फैसला बिहार चुनाव के चलते किया है, जहां महागठबंधन के सामने वो पहले ही मुश्किल में दिख रही है। लेकिन महागठबंधन में अचानक ही आरजेडी के अंदर हलचल मच गई है। पार्टी के चीफ लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी से ही बाहर कर दिया। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे और पार्टी नेता तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लालू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। निष्कासन की वजह तेज प्रताप यादव के गैर जिम्मेदाराना बयान और सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप से जुड़े पोस्ट को बताया जा रहा है, जिसने आरजेडी की छवि को नुकसान पहुंचाया। लालू ने कहा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इस समय की परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। अपने पिता के इस फैसले पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, तो अब जो है राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा था कि मैं तेज प्रताप यादव हूं और मेरे साथ जो तस्वीर में नजर आ रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों एक दूसरे को पिछले 12 सालों से जानते हैं और बेहद प्यार करते हैं। तेज प्रताप यादव ने इस रिश्ते को लेकर 2 बार पोस्ट किया और दोनों बार डिलीट किया। फिर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अकाउंट हैक होने की बात कही और फिर वहां से भी उस पोस्ट को डिलीट कर दिया।
इसके बाद फिर अकाउंट होने का पोस्ट डाला। शनिवार शाम से तेज प्रताप यादव की ओर से पोस्ट करना और फिर डिलीट करने का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। अब इस फैसले के बाद तेज प्रताप यादव आगे क्या करते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। तेज प्रताप पार्टी के साथ परिवार से भी बाहर कर दिए गए हैं। लालू ने साफ कह दिया है कि सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। लालू ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं, तो पीएम मोदी के तेवर भी सख्त होते दिख रहे हैं। बीजेपी के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे पीएम भी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं को सख्त हिदायत दी है। तो कैसे पार्टी नेताओं के बयान से मुश्किल में घिरी है बीजेपी, देखेंगे रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के सभी सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए के सभी सहयोगियों और बीजेपी के नेताओं को किसी भी तरह का विवादित बयान देने से बचने की हिदायत दी गई। इसको लेकर जानकारों का दावा है कि जिस तरह से बीजेपी विधायक, मंत्री और सांसदों के विवादित बयान आ रहे हैं, उससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, ऐसे में विपक्ष के दबाव में ऐसा किया गया है। पीएम मोदी ने सभी नेताओं से भाषणों पर संयम रखने और अनावश्यक बयानों से बचने को कहा। जानकारों का कहना है कि मोदी का बयान दबाव में आया है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और हरियाणा से पार्टी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जो विवादित बयान दिए, उसे लेकर पीएम मोदी की तरफ से नेताओं को हिदायत दी गई है, क्योंकि आलाकमान जानता है कि विपक्ष इस मुद्दे को अच्छी तरह भुना रहा है और इससे एनडीए को, खासकर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। पीएम मोदी से सवाल पूछ रही है कि आखिर इन सांसदों और विधायकों, मंत्रियों के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया। दरअसल विजय शाह के बाद राज्यसभा सांसद जांगड़ा ने बीजेपी को बुरा फंसा दिया। जांगड़ा ने पहलगाम घटना को लेकर कहा था कि इस हमले में अपने पति खोने वाली महिलाओं में अगर वीरांगना जैसा जोश और भावना होती तो शायद 26 लोग गोली का शिकार नहीं होते। उनके इस बयान को न सिर्फ महिला विरोधी बल्कि पीड़िताओं के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। इसी पर कांग्रेस हमलावर हो गई है और एक्शन की मांग कर रही है, जिससे अब बीजेपी दबाव में है और उसे आगामी चुनाव में नुकसान होने का डर सता रहा है और ये डर एनडीए की बैठक में भी नजर आया। पीएम मोदी पहले भी कई बार अपने नेताओं को इस तरह की हिदायत दे चुके हैं, लेकिन उसका असर नहीं दिखा है। लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचे भारतीय सांसदों के डेलीगेशन का असर जरूर दिख रहा है, जो पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। देखेंगे रिपोर्ट। पहलगाम घटना को 1 महीने का वक्त बीत गया है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख में कोई बदलाव आता नजर नहीं आ रहा, बल्कि हर बीतते दिन के साथ भारत अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम कर रहा है। भारतीय डेलीगेशन अलग अलग देशों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा। न्यूयॉर्क में थरूर ने कहा कि हम एक ऐसे शहर में हैं जिसने आतंकवादी हमले को झेला है। न्यूयॉर्क ने भी 20 साल पहले आतंकी हमला झेला था और हमारा भी यही अनुभव है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। तो वहीं भारत का दूसरा डेलीगेशन, जिसका नेतृत्व एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले कर रही थी, वो कतर पहुंचा। ये डेलीगेशन कतर के बाद मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं। इस बीच भारतीय सांसदों का तीसरा दल भी बहरीन पहुंच गया है। बहरीन में भारतीय डेलीगेशन के मेंबर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान पर खूब बरसे। ओवैसी ने कहा कि सरकार ने हमें यहाँ भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत पिछले कई सालों से किस खतरे का सामना कर रहा है। ये समस्या केवल पाकिस्तान से पैदा होती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, मदद पहुंचाना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता है, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। इसके अलावा भारतीय डेलीगेशन रूस, सऊदी अरब और जापान भी जा चुका है। वहां भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत का पक्ष सबके सामने रखा। उनका उद्देश्य पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना है। भारत अब पाकिस्तान की चारों तरफ से घेराबंदी करने की तैयारी में है और इसका क्या असर होता है, ये जल्दी साफ हो जाएगा। लेकिन देश की सियासत में ऑपरेशन सिंदूर का कितना असर पड़ा है, ये 1 महीने में ही साफ हो जाएगा। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। तो कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे, देखिए रिपोर्ट। बीते कुछ वक्त से चुनाव आयोग की सक्रियता बढ़ गई है और अब इसकी वजह भी सामने आ गई है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग भी मैदान में उतर गया है। आयोग ने इन सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है। चुनाव आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को उपचुनाव की घोषणा की है। इसके नतीजे 23 जून को आएंगे।
ये उपचुनाव उन विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं जहां मौजूदा विधायकों का या तो निधन हो गया है या उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इन उपचुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें गुजरात की कादी और विसावदर विधानसभा सीट शामिल है। केरल की नीलांबुर और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन की वजह से उपचुनाव कराया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं, जबकि बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब बात गुजरात की कादी विधानसभा सीट की करें तो यहां से मौजूदा विधायक करसन भाई पंजाभाई सोलंकी का निधन हो गया था। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वजह मौजूदा विधायक नसीरुद्दीन अहमद है। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। यानी देखा जाए तो एक बार फिर देश के अलग अलग कोने में चुनावी बिगुल बज गया है। 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय कर सकते हैं, लेकिन इस समय चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा भारत में नहीं बांग्लादेश में मचा हुआ है। बांग्लादेश के सियासी दलों के बाद अब सेना ने भी चुनाव जल्दी कराए जाने की मांग कर दी है, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार मुश्किल में आ गई है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश की सियासत में तूफान आ गया है। एक तरफ अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर देश में चुनाव कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी से लेकर सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान तक सभी ने यूनुस सरकार को बांग्लादेश में दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके चलते पहले यूनुस ने अपने इस्तीफे तक की चेतावनी दी और अब वो बड़े आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। यूनुस ने आपात कैबिनेट बैठक के बाद साफ कर दिया कि वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे और साथ ही ये धमकी भी दे दी कि अगर उनके कामों को रोकने की कोशिश की गई तो जनता के नेतृत्व में एक और आंदोलन हो सकता है। आपको बता दें कि सेना और यूनुस सरकार में तकरार बढ़ती जा रही है। सेना चीफ ने साफ कहा है कि बांग्लादेश के भविष्य का फैसला अब चुनी हुई सरकार करेगी और अब बांग्लादेश में सेना ने देश के अलग अलग हिस्सों में गश्त भी बढ़ा दी है। सैन्य कर्मी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ देश भर में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से बांग्लादेश की सत्ता हथियाई है और इनमें से कई आतंकी संगठन तो ऐसे हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका की कठपुतली बन गए हैं। सत्ता के लिए यूनुस एक तरफ अमेरिका के साथ देश बेचने का समझौता कर रहे हैं तो दूसरी ओर उन्होंने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है। शेख हसीना ने आगे कहा कि इस उग्रवादी नेता को जिसने अवैध रूप से सत्ता पर कब्जा कर लिया है, उन्हें संविधान को छूने का अधिकार किसने दिया? उनके पास लोगों का जनादेश नहीं है, उनका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। ऐसे में वो संसद के बिना कानून कैसे बदल सकते हैं? ये अवैध है। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह गैर कानूनी है। यानी देखा जाए तो यूनुस चौतरफा घिरे हुए हैं। मौजूदा हालात में बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट तय माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की अर्थव्यवस्था की। नीति आयोग की तरफ से भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया है। यानी भारत ने अब जापान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इस पर विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई, जिसके बाद आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने ऐलान किया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दर्जा हासिल कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि कुछ सालों में भारत जर्मनी को पछाड़कर तीसरे नंबर पर भी पहुंच जाएगा। भाजपा नेताओं ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया, तो वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार से पूछा कि क्या इस आर्थिक वृद्धि का फायदा आम नागरिकों को मिल रहा है। उन्होंने बेरोजगारी, मध्यम वर्ग की परेशानियों, प्रति व्यक्ति आय, अमीर गरीब की बढ़ती खाई और एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों पर ध्यान देने की मांग की। भाई पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें, जो मध्यम वर्ग ईएमआई देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें, एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर लें, 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि अर्थव्यवस्था की प्रगति तब सार्थक है जब इसका असर आम आदमी तक पहुंचे। असल में क्या होता है ना कि जब आप जीडीपी की साइज पर बात करते हैं तो 5 समृद्धि के टापू
असमानता के महासागर की तस्दीक नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी, हमारा ये मानना है। यानी देखा जाए तो इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने सरकार से मध्यम वर्ग और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की मांग की है और साथ ही चौथे नंबर पर आने के इस जश्न को बेमानी बताने का भी काम किया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।